ट्रैक में भागने के लिए या तो आपके पास स्पाइक्स होने चाहिए या तो अच्छे एक जूते होने चाहिए। मुझे भी क्रेज था कि मुझे भी महंगे जूते पहनने हैं। अब महंगे जूते पहनने हैं बट मैं डायरेक्ट कैसे बोलूँ, सबका देखना पड़ता है, काफी बहन भाई हैं हम, तो छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं सिर्फ आपके सपोर्ट के लिए। मैं काफी फेस्टिवल तो अपने घर वालों के साथ मनाती ही नहीं, मैं ज्यादातर बाहर कैंप में होती हूँ। होली, दिवाली, रक्षाबंधन मैंने बहुत ही कम मनाया जब से मैं स्पोर्ट्स में हूँ। तो स्टार्टिंग में जैसे इंजरी होती थी, कंकशन, ब्रेन इंजरी है, वो मुझे हुआ है। वो जब हुआ था मुझे, मैं तो ऐसे हो गई, अरे मैं एक दिन का भूल गई क्या? आपको अभी भी याद नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं कि वो मैं को लगी कैसे। फील होता है, आप चाहे आप रिकवर कर जाओ, बट जब आपके पास टैग मिल जाता है ना कि आप इंजर्ड हो और ऐसी इंजरी जो इसमें सर्जरी हुई है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है उसको वापस प्रूव करने के लिए कि नहीं हम नॉर्मल है या बैक टू नॉर्मल हम आ गए हैं। डायरी भी मेरे पास रखी है, उसमें नोट्स लिखने लगी वो 10 दिन की, मैं सिलेक्ट होकर रहूंगी। उस टाइम कभी आपके मन में नहीं आया कि यार नहीं हो रहा है, गिव अप करते? लगता है क्या है, रग्बी क्यों ही खेल रहे हैं, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, कुछ मिल तो है नहीं रहा। एक ड्रीम था कि मुझे अपनी मम्मी को फ्लाइट में बिठाना है। जैसे मेरी मम्मी लेकर आती, मैं बैठी हुई थी, मैं भगते हुए मम्मी के पास गई, हग किया, मेरी मम्मी वहाँ रोने लग गई। वो मेरी मम्मी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। आप लोग ये एपिसोड देखिए उससे पहले मैं आप सबसे एक बात बोलना चाहूंगा कि ये जो एपिसोड है, ये जो पॉडकास्ट है द सिद्धि ट्राइब बाय द ट्राइबल बॉक्स, इसका कोर थॉट, इसका जो मुद्दा है वो ये है कि हम यहाँ पे जितने भी हमारे गेस्ट को बुलाएंगे, उनकी जर्नी से, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस से कहीं ना कहीं आपको भी वो मोटिवेशन मिले कि आप भी जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, अपने करियर में, आप उसमें गिव अप ना कीजिए, अपनी मेहनत करते रहिए और चीज़ें हो जाती हैं। ये हमारा बहुत बड़ा एक एम है इस पॉडकास्ट से। और हम ये भी चाहेंगे कि आप अगर ऐसी बहुत सारी कहानियाँ अगर देखना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारी जर्नीज़ को आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को, द ट्राइबल बॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वो हमारे लिए मोटिवेशन हो कि हम ऐसे गेस्ट को इनवाइट कर पाएँ और उनकी कहानी जितने ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे, उनके लिए भी अच्छा है और हम सबके लिए अच्छा है, ताकि हम उनसे मोटिवेट होते रहें। आज वैसे हमारे साथ यहाँ पे जो गेस्ट थी ना, वो एक ऐसा गेम खेलती हैं जिसके बारे में आई एम श्योर हम बहुत कम जानते हैं, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। रग्बी। वो रग्बी खेलती हैं, इंडिया की एक्स कैप्टन हैं, कैप्टन रह चुकी हैं और इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं रग्बी में, शीतल शर्मा। और उनसे हमने इतनी सारी बातें की हैं, उनके करियर के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनके प्लान्स के बारे में, उनके एस्पिरेशंस के बारे में, और कैसे उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस आए पर गिव अप नहीं किया, क्योंकि रग्बी में लाइफ की तरह एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रग्बी में आपको टैकल करना आना चाहिए, लाइफ में चैलेंजेस भी आपको टैकल करना आना चाहिए। आई एम श्योर आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें उनसे बात करके बहुत मज़ा आया एंड आई एम होपिंग कि आपको भी ये एपिसोड में इस पॉडकास्ट से उतना ही मज़ा आए। सो थैंक यू सो मच, सिट बैक एंड एन्जॉय द एपिसोड। थैंक यू। शीतल जी, पर्सनली मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं आज तक किसी से मिला ही नहीं जो रग्बी खेलता है, तो मुझे तो बहुत कुछ जानना है एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जिनको रग्बी के बारे में पता नहीं होगा, तो आई गेस यहाँ से उनको बहुत सारी जानकारी मिल भी जाएगी। और पहले तो मुझे बताओ कि लोगों का रिएक्शन क्या होता है जब आप बोलते हो कि आप रग्बी खेलते हो? जी, स्टार्टिंग में पूछते हैं कि जैसे फिजिक्स देख के तो बता देते हैं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, फिर पूछते हैं कि कौन सा स्पोर्ट्स करते हो, हम बोलेंगे रग्बी। तो स्टार्टिंग रिएक्शन होता है, रग्बी क्या होता है, वो कैसा दिखता है? तो कोई बोलेगा अच्छा वो जो बास्केटबॉल होता है वैसा, कोई बोलेगा फुटबॉल। फिर हमें बताना पड़ता है कि रग्बी एक ओवल शेप का होता है, अंडे जैसा शेप होता है, बड़ा सा बॉल लेकर भागते हैं, टैकल मारते हैं। फिर भी समझ नहीं आता कि क्या है, फिर हम फिल्म के नाम देते हैं कि नमस्ते लंदन है, साउथ की काफ़ी मूवीज़ हैं उसमें रग्बी खेलते हैं, वैसा दिखता है रग्बी। तो फिर उन्हें पता चलता है कि अच्छा ये रग्बी है। फिर जस्ट नॉर्मल जैसे फुटबॉल खेलते हैं, पैर से खेलते हैं, वैसे ही सेम रग्बी हाथ से खेलते हैं, ऐसा उन्हें क्लियर करना पड़ता है कि रग्बी ये है। मुझे बताओ, आपने जब पहली बार अपने घर पे बताया होगा कि आपको रग्बी खेलना है, उनका क्या रिएक्शन था? मम्मी को थोड़ा ऐसे था कि गेम ही है तो खेल लो, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में ही थी, खेल लो, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। घर वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ समझाने में कि रग्बी है क्या। और ये बहुत एग्रेसिव स्पोर्ट है, ये पता था उनको कि इसमें नहीं, ये नहीं पता था, ये नहीं पता था कि इतना लगती है, कॉन्टैक्ट गेम है और ऐसा मारधार होता है, ये सब नहीं पता था। ये जब पता चला तो मेरी मम्मी ने तो मना किया कि बेटा नहीं खेल सकते। और एक ऐसे टूर्नामेंट था हमारे क्लब में, मैं मम्मी को लेकर गई, वहाँ मम्मी रोने लग गई, क्योंकि जैसे टैकल जब मारते हैं 2-4 प्लेयर ऊपर गिरते हैं, लगता है बच्चे गिर गई, दब गई, तो वो थोड़ा, मैं कहा आज के बाद मत आना, आप मत देखना मेरा गेम। वो आती नहीं आज भी मैच देखने? नहीं, अब नहीं आती है। बट
मम्मी को ये सबसे अच्छा लगा कि कल्चर बहुत अच्छा था हमारा। जैसे मैं दिल्ली हेरिकेन्स क्लब से हूँ, तो स्टार्टिंग हम जा रही फीमेल्स जो भी प्लेयर है मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, हेयर स्टाइल अपना बनाते हैं पूरा कि खराब ना हो, बाल बीच में ना आए, और सारे एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, वार्म अप करते हैं। फिर हमारा एक स्लोगन है भोले का भाई बम, ऐसे सर भोले का भाई बम, हाँ जी। इसका मतलब तो ऐसे जो हमारे हरिकेन्स के जो प्लेयर है पुराने प्लेयर, तो वो भोले के भक्त होंगे शायद, तो वो इसीलिए उन्होंने इस तरीके से रखा है कि भोले का भाई बम। तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो वो कल्चर मम्मी को बहुत अच्छा लगा। जब आपने घर पे बताया पहली बार कि आपको खेलना है, तो कभी ऐसा भी किसी ने बोला हो कि लड़की है रग्बी क्यों खेलती हो, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, अग्रेसिव है, कहीं लग गई, कुछ हो गया, शादी वादी की जो बात होती है कि कौन करेगा, वो सब भी कभी हुआ? जी हुआ। जैसे स्टार्टिंग में जब मैंने गेम स्वाइप किया तो मैंने काफ़ी टाइम तक अपने घर में नहीं बताया था कि मैं रग्बी ज्वाइन कर लिया है। तो जब मेरी मम्मी को पता चला कि ये मतलब टूर्नामेंट खेलने जा रही है, इधर का सिलेक्शन हो गया और रग्बी ऐसा स्पोर्ट है कॉन्टैक्ट, मम्मी ने थोड़ा ये कहा था कि बेटा ये बहुत काफ़ी डेंजरस स्पोर्ट है और अगर लग गई तो शादी वादी का दिक्कत होगा। अच्छा। आप फीमेल हो, देखना पड़ता है, ऐसे मम्मी ने थोड़ा समझाया। वैसे मम्मी को पसंद था क्योंकि मम्मी भी ऐसे बचपन में बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी, कबड्डी, कभी अपने सिस्टर्स के साथ मारदार जो भी है ऐसा, रेसलिंग क्योंकि मेरे नाना भी शायद रेसलर थे। मतलब ऐसे मुझे पूरा प्रॉपर नहीं पता, पर मम्मी बताती थी कि वो रेसलर थे, ऐसे कुश्ती में जाते थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और मैंने कभी देखा नहीं है ऐसे, पर मम्मी बताती थी। तो उसका इतना प्रॉब्लम नहीं था, बट जैसे मुझे इंजरीज होती थी, टूर्नामेंट में गई थी तो सर फट गया था, अब बताया कि मेरा सर फट गया, वहाँ मम्मी रोने लग गई है। तो कोई भी मुझे इंजरी होती है मैं घर में नहीं बताती, क्योंकि वो बहुत कंसर्न दिखाते हैं, थोड़ा सा वरीड है कि हाँ ऐसा फीमेल है, कुछ हो जाए या क्या है क्या नहीं। बट इतना रोक टोक नहीं हुआ, क्योंकि अब आप कुछ अचीव कर रहे हो, आपका बैक टू बैक मेडल्स आ रहे हैं, कुछ अच्छा प्रमोशन हो रहा है, तो घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। बाकी रही फैमिली मेम्बर जो हमारे गांव में है, हिमाचल में, इतना हमारा उनसे इतना टच नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे पापा दिल्ली आ गए थे, तो इतना लेना देना नहीं है कुछ। तो जो भी है हम अपने सिस्टर ब्रदर मम्मी पापा वही है बस। तो काफी हमारी जब बात हुई तो आपने पापा के बारे में भी कहा था कि शायद पापा की डेथ जल्दी हो गई थी। जी उस टाइम पे मैं तो स्कूल में थी, जब 9th या 10th स्टैंडर्ड में थी, तब मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। उस टाइम में मेरा भाई क्रिकेट खेलता था। अच्छा। तो मेरे भाई ने भी सारी चीज़ें इसलिए स्किप करी क्योंकि उससे वो नहीं पा रहा था, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सारी चीज़ थी। कोई ऐसी चीज़ जो पापा ने बोली हो जो आपको अभी भी याद है? जी वो काफ़ी हमें ये समझाते थे कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहो, ऑनेस्टली आप सारी चीज़ें करो ईमानदारी के साथ, झूठ या फरेब वाला हिस्सा मत करो, या कुछ ऐसे गलत काम में मत पड़ो कि आपकी फैमिली को आपको ये सारी चीज़ें झेलना पड़े, या वो ये फील करे कि हमने क्यों ही आपको आगे बढ़ाया, या क्यों ही मैं दिल्ली ले आया, गांव में होते तो सही था। अभी भी स्टिल एक ऐसा सीन होता है, जब भी मैं ग्राउंड पे उतरती हूँ तो मैं अपने पापा का नाम लेकर उतरती हूँ। यहाँ तो मेरे को, मैं सिर्फ जय हनुमान जी और पापा जी देख लेना, बस ऐसे। उसमें वो 2 वर्ड हमेशा हर मैच से पहले। और अगर मैंने वो भूलती मैं नहीं हूँ, बट इन केस ऐसा सिचुएशन आ गया कि बहुत इमरजेंसी में खेलना है या कुछ ऐसा, तब भूल जाऊँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ वो ऐसा गलत चीज़ होता है ना, कि लग गई या कुछ हो गया, वो होता है। तो मुझे लगता है वो एनर्जी मुझे वो देते हैं, वो मैं बिलीव रखती हूँ एक भगवान पे और अपने पापा पे कि वो चीज़ है बड़ी। आपने मुझे एक बार एक किस्सा बताया था एक जूते का, कि कोई एक जूता चाहिए था आपको जी, जिसके लिए सबने मिलके शायद, हाँ जी, क्या था वो किस्सा? जी स्टार्टिंग जैसे मैंने एथलेटिक्स किया था, तो वहाँ पर सारे ब्रांडेड कपड़े, सारी चीज़ें पहन कर आते हैं, और मेरे पास मेरी मम्मी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट किया था, कौन से जूते थे, एक्शन के थे या पता नहीं कौन से जूते थे, तो वो ट्रैक पे चलते नहीं है। अच्छा। ट्रैक पे इतना आप उसको पहन के भाग नहीं सकते, कुछ नहीं है। तो ट्रैक में भागने के लिए या तो आपके पास स्पाइक्स होने चाहिए, या तो अच्छे एक जूते होने चाहिए। तो सारे पहन के आते, सब कुछ पहन के आते हैं। तो स्टार्टिंग में भी गई तो मुझे भी क्रेज था कि मुझे भी महंगे जूते पहनने हैं। अब महंगे जूते पहनने हैं, बट मैं डायरेक्ट कैसे बोलूँ कि 3-4 हज़ार के आएंगे या कुछ, सबका देखना पड़ता है, काफ़ी बहन भाई हैं हम। तो मैंने बोला कि दीदी ऐसे वहाँ एथलेटिक्स तो करना होता है, पर जूते भी चाहिए ना, सारी चीज़ें देखनी है ये वो। दीदी ने बोला कितने के आएंगे? मैं कभी पता नहीं है, मैं कभी गई नहीं, मैं कभी ही नहीं गई थी ऐसे एडिडास, प्यूमा या नाइकी के जूते कभी खरीदने, नॉर्मली पहने कभी स्टार्टिंग से। तो मैंने कहा आप, मैं देखती हूँ बताती हूँ कितने के हैं क्या, तो वो कुछ 2500-3000 के थे। तो अब मैं डायरेक्ट मांगती हूँ, उनके लिए भी थोड़ा ऐसा बर्डन होता कि एकदम से 3000 दे दोगे तो बाकी भी देखने।
तो मेरे भाई बहनों ने कॉन्ट्री करके, किसी ने 200 रुपये, किसी ने 500 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे मिला के वो जूते मुझे दिलाए। और वो मेरी ज़िंदगी के लाइफ के पहले एडिडास जूते थे जो मैंने इतने महंगे पहने थे। वो अभी भी आपने संभाल के जी, रखा? अभी तक रखे हैं मेरे पास। आप यूज़ करती हो उनको या आप नहीं, वो संभाल रखती हूँ मैं ऐसे, जैसे काफ़ी स्टर्ट्स, जूते जो मेरे यूज़ नहीं होते, फट जाते हैं, वो मैं उन्हें संभाल के रखती हूँ कि मैं बताऊँगी कि मैंने ये पहने हैं। और मतलब इतनी अच्छी किस्मत है या भगवान का शुक्रिया अदा है कि मैं अभी, मुझे प्यूमा इतना बड़ा जो ब्रांड है वो स्पॉन्सर करता है। वो पूरी जर्नी कंप्लीट हो गई कि जी। एक दौर था जब शायद जूते के पैसे नहीं जूते थे, के पैसे नहीं थे और अब मेरे पास इतने जूते हैं कि मैं हर हफ्ते चेंज कर सकती हूँ, हर दिन क्या चेंज बात कर है, सकती हूँ। क्या बात है, क्या जी। बात है। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। आप पढ़ाई में कैसे थे? अभी आपने बताया कि पढ़ाई के बाद आपको डांस या स्पोर्ट्स जी, करना था, जी, कैसे जी। थे आप पढ़ाई में? ठीक थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा डम थी या बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बीच में आते थे हम। पर ये आपका क्लियर था कि आपको स्पोर्ट्स में करियर बनाना है? नहीं, मेरा को क्लियर नहीं था। मुझे ये था कि मुझे इतना नहीं पढ़ना, मुझसे नहीं होगा इतना, मैं नहीं पढ़ सकती इतना। तो और मैं एक चीज़, पता नहीं वो मैं स्पोर्ट्स में कैसे टिक गई, मैं 1 महीने से ज़्यादा वो एक सेम चीज़ कर भी नहीं सकती। कि अगर मेरी लाइफ में सेम चीज़ हो रहा है, मेरे को ऐसा होता है कि क्या है ये, इतना बोरिंग कौन करता है। मैं अपने घर में बोलूँ, क्या ज़िंदगी जीते हो यार तुम लोग, कुछ ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी ऐसे जी जाती है। अब मेरे पास वो एक्सपीरियंस है, वो मुझे चीज़ें मिल रही है, इसलिए मैं घर पे बोलती हूँ। पर घर वालों के पास वो ये ऑफिस जॉब घर, उनके पास वो चीज़ नहीं है। तो मेरे को ये था कि कुछ अलग तो करना है, सेम चीज़ मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। तो वही था, डांस था, स्पोर्ट्स था, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में था। बाहर घूमने को मिलेगा, बाहर जाऊंगी, सब कुछ करूंगी। तो घर वालों ने कभी प्रेशर नहीं डाला कि शादी वादी करो, लड़की हो गए? किसी ने कभी बोला कि लड़की को तो? बल्कि मैं बोल देती हूँ शादी कर लेते हैं। क्या करेगी शादी करके, अभी खेल। ये जो पूरा पॉडकास्ट है ना, इसकी एक ख़ास बात है, इसका मुद्दा ये है कि हम यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं उनके साथ ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी ना एक ज़िद की कहानी होती है। पॉडकास्ट का नाम ही है ज़िद्दी ट्राइब। तो वो कहीं ना कहीं हम ज़िद देखते हैं। जैसे आई एम श्योर बहुत चैलेंजेस आए होंगे, जी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने शुरुआत की और बस चलता रहा सफ़र, बीच में बहुत रुकावटें हैं। जैसे एक रुकावट ये थी कि चलो जूते ही नहीं थे खेलने के लिए। तो ऐसे कितने सारे चैलेंजेस थे जब आपने ओबियसली गिव अप नहीं किया, आपकी ज़िद थी कि मुझे करना है। क्या क्या चैलेंजेस है? जैसे आपने रग्बी तो चलो शुरू कर ही दिया, फाइनेंशियल चैलेंजेस होंगे, कैसे मैनेज करते हैं वो? अगर कोई समझो कोई लड़की खेलना चाह रही है रग्बी, वो पहले तो फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेंगे अपने? जी, जैसे स्टार्टिंग में तो सपोर्ट था, काफ़ी था, बट एक टाइम तक रहता है वो सपोर्ट भी। जब आप फाइनेंशियल की बात करते हो तो आपका खर्चा बढ़ता है, आपके डाइट का, आपके मतलब इक्विपमेंट्स का, जो भी हमारी चीज़ें हैं, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहती है। तो घर पे हर एक चीज़ आप डिमांड नहीं कर सकते कि मम्मी मुझे जूते ला दो। प्रोटीन होता है, सप्लीमेंट्स होते हैं, तो फिजियोज होते हैं, क्लासेस रहती है, जिम भी चाहिए, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट हर एक सिचुएशन के हिसाब से रहती है। तो वो करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था। फिर पैसे हर टाइम नहीं मांग सकते थे क्योंकि घर भी देखना था, इतना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं था कि हमने बोला और वो तुरंत मिल गया। तो जैसे मैंने रग्बी स्टार्ट किया, मैंने कोचिंग देना शुरू किया। हमारे ही क्लब के NGOs हैं काफ़ी, तो हम वहाँ पर जितने भी जैसे स्लम एरियाज़ के और NGOs के बच्चे आते हैं, उन्हें कोचिंग देते थे, तो हमें उनके पैसे मिलते थे। अच्छा। तो जैसे पर डे के 400 रुपये, 500 रुपये, 700 रुपये ऐसे मिलता था। तो मंथली जैसे पड़ जाता था 10,000, 12,000 ऐसे मिल जाते थे। तो कुछ तो फाइनेंशियल सपोर्ट हमारे क्लब ने किया कि हमारे ही क्लब के जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं, दिल्ली हरिकेन, जी दिल्ली हरिकेन्स ने, जो सीनियर प्लेयर हैं, वो हम बाहर क्यों जाना, बाहर क्यों कमाना, जब हमारे ही क्लब में सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, आप इन्हें कोचिंग करो ताकि आपका स्पोर्ट्स भी बना रहे और ग्रो भी करे और उसके थ्रू आपके बच्चे भी आपको मिलते रहे, रग्बी खेले कंटिन्यू चलता रहे। तो हमने काफ़ी नई दिशा, एक NGO था जो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने जहाँ जॉब किया था, वहाँ से अर्निंग स्टार्ट करी। तो इन सब चीज़ों के लिए बैक टू बैक जैसे PT दिया, क्लासेस दी, पर्सनल ट्रेनर और जिम में दिया, सारी चीज़ें करी। तो वो अर्निंग मेरी थी कि मैं अपना गेम कंटिन्यू कर सकती हूँ। महंगे से महंगे, सस्ते से सस्ते चीज़ें जो मेरी लाइफ के लिए, मेरे स्पोर्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो मैं वहाँ से अपना खर्चा उठाती थी। और अगर कभी इंजरी होगी तो उस टाइम जो भी खर्चा है इंजरी के बाद, जो रिहैबिलिटेशन है जी, उस टाइम कौन करता था खर्चा? मैं स्टार्टिंग से अपनी इंजरी को लेके बहुत कंसर्न थी, मतलब ऐसे डरती थी कि मेरे को इंजरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इंजरी होगी तो मेरे घर वाले इतना
सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कि कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट बॉडी या कोई एसोसिएशन से कोई कुछ मदद नहीं होती जब उस टाइम पे नहीं था, जिस टाइम पे स्टार्ट किया था उस टाइम पे इतना नहीं था कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपको इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। अगर काफ़ी प्लेयर्स मैंने ऐसे देखे हैं जो इंजर्ड हो गए, वो खुद के सेल्फ से उन्होंने टेक केयर किया है, रिहैब किया है, काफ़ी पैसा लगाया। तो उन सबको देखकर मैं सोचती थी कि अगर 2-2.5-3 लाख रुपए में सर्जरी होगी या इंजरी रिकवर के लिए फिजियोज वगैरह जो भी चीज़ लगेगा, मेरे घर वाले कहाँ से करेंगे। तो मैं तो भगवान को कहती थी कि प्लीज़ मुझे इंजरी मत कराना, इतना पैसा मैं नहीं कर सकती और मेरे घर वाले भी नहीं कर सकते। अगर इनकेस मेरे घर वाले कर भी दे तो मेरे को बहुत बुरा लगेगा कि मेरे वजह से उनका इतना नुकसान किया या उन्होंने इतने सारी फेस मतलब किया। ऐसे कितने लोग होंगे जो मतलब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि इंजरी के बाद शायद छोड़ भी दिया हो, गिव अप कर दिया हो, क्योंकि जी फाइनेंसेस ही नहीं इंजरी सही करने के लिए, फिर से इंजर हो गए, कहाँ से सही करेंगे। काफ़ी प्लेयर है जो इंजर्ड होने के बाद कम बैक नहीं करते, क्योंकि हर किसी को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। और जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करते हैं। उड़ीसा है, उड़ीसा के गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करते हैं, महाराष्ट्र है, दिल्ली का इतना नहीं है। दिल्ली में जैसे उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र में रग्बी के काफ़ी पैसे मिलते हैं, लाख रुपए में पैसे मिलते हैं। अच्छा। पर हमारे दिल्ली में कहने को वो दिल्ली सेंट्रल है और कैपिटल है, पर ज़ीरो पैसा, कुछ पैसा नहीं है दिल्ली में। अच्छा जी। सबसे ज़्यादा प्लेयर्स कहाँ से आते हैं रग्बी में? जी स्टार्टिंग में तो जैसे उड़ीसा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल से आते थे। अच्छा। अब जो है रिसेंटली अगर देखा जाए तो उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, सेम वही है, बिहार है और वेस्ट बंगाल है, दिल्ली में भी अब काफ़ी प्लेयर्स आते हैं। तो उन सब स्टेट वालों को काफ़ी पैसा मिलता है, हर स्टेट का। जैसे अभी नेशनल गेम थे तो उनका प्राइस था 7 लाख पर प्लेयर, 5 लाख, 3 लाख। और अगर आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हो, पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, 10 लाख, 11 लाख। एशियन गेम गए, सब स्टेट को पैसा मिला दिल्ली को छोड़कर। तो हम दिल्ली से रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमें 0 रुपये मिला एशियन गेम का। बाकी स्टेट टीम को 11, 22, 25। पर स्टेट टीम गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी तो ऑफर करती होंगी जी। वो अभी 1-1.5 साल में ही निकला है कि आप रग्बी स्पोर्ट्स कोटा में ऐड होगा और उसे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। अच्छा, उसके पहले नहीं? इससे पहले नहीं था। इसके पहले मतलब अगर रग्बी कैटेगरी नहीं थी सरकारी नौकरी? जी बिल्कुल नहीं, अभी भी सी कैटेगरी में आई है। सी कैटेगरी मतलब? सी कैटेगरीज होते हैं गवर्नमेंट के, A, B, C, D, तो अभी सी कैटेगरी। उस हिसाब से पे स्केल भी अलग होता होगा। पे स्केल होता है, पोस्टिंग अलग होती है उसमें। सी कैटेगरी में आपको जस्ट नॉर्मल छोटी पोस्ट में जॉब मिल सकती है, बड़ी पोस्ट में। जैसे अभी बिहार है, बिहार में मेडल लाओ, जॉब पाओ। अभी सब इंस्पेक्टर बने, बिहार की सारी लड़कियां सब इंस्पेक्टर है हमारी रग्बी की। महाराष्ट्र में जॉब है और उड़ीसा में जॉब है, सब जगह जॉब है। जितने भी अभी उड़ीसा के प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने स्टेट को, उनके स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें जॉब ऑफर किया है। वहीं खाना पीना रहना सब फ्री है उनका। उस टाइम कभी आपके मन में नहीं आया कि यार नहीं हो रहा है, गिव अप करते हैं? जी होता है, अभी भी स्टिल जो जॉब आप मतलब ऑफर करते हैं गवर्नमेंट, उससे नहीं चलता है आपका, इतना पैसा नहीं देते हैं। तो लगता है क्या है, रग्बी क्यों ही खेल रहे हैं, टूट रहे हैं, फूट रहे हैं, कुछ मिल तो है नहीं रहा। और जब हम ये देखते हैं कि अदर स्टेट हर एक चीज़ फैसिलिटीज़ में उनको एक टॉप लेवल है और हमारा स्टेट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है, तब थोड़ा सा हर्ट होता है कि हम क्यों ही कर रहे हैं। और रग्बी एक ऐसी चीज़ है कि आप कभी छोड़ नहीं सकते, पता नहीं क्यों। मतलब रात को जब आप सोते हो आपके दिमाग में एक बार तो आता है कि छोड़ देते हैं, पर फिर लगता है कि नहीं छोड़ सकते। जी, जब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती हूँ और प्लेयर्स को देखती हूँ, जैसे हम लोग के अभी हमारे सामने उनके मतलब कैश अवार्ड में जा रहे हैं, चेक आ रहे हैं, वो कहते हैं अरे आज तो 11 लाख आ गए। हमारे 11 रुपए ही नहीं आते, उनके 11 लाख आ गए। तो वो चीज़ यार तुम्हारा सही है, तुम सही जगह कर रहे हो। पर और जो अपना रग्बी इंडिया है, उनसे तो मदद होती है? जी, उन्होंने तो काफ़ी सपोर्ट किया है। अब रग्बी इंडिया का क्या है कि आप कैंप जाते हो, कैंप के पैसे मिलते हैं हमें, हम 60-70 हज़ार कैंप में कमा लेते हैं। अच्छा। और अगर आप जीतते हो टूर्नामेंट के, पर टूर्नामेंट के आपको वो कैश अवार्ड देते हैं। जैसे आपने मैच जीता, उसके पैसे अलग होंगे, कैंप के पैसे अलग होंगे। तो रग्बी इंडिया से हमें काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है। इवन अब हमारा एक इंश्योरेंस कार्ड है जिसके वजह से हम काफ़ी इंजरीज रिकवर करते हैं। अच्छा। और ABTV सेंटर है, अभिनव बिंद्रा सेंटर, वो हमें स्पॉन्सर है। तो हमारे जो भी रिहैब होता है आप वहाँ जाके फ्री ऑफ कॉस्ट रिहैब कर सकते हो। काफ़ी स्टेट में उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर खोले हुए हैं। तो अभी तो मतलब सिचुएशन काफ़ी बेटर हो गई जब आपने शुरू किया, उसके बाद से तो बहुत बेटर। जी।
ओके काफी। कौन से कंट्री के रग्बी प्लेयर सबसे ज्यादा तगड़े आपको लगा कि हाँ यहाँ पे बहुत जिनके साथ हम खेले, हाँ चाइना, जापान। अच्छा अगर मैं एशिया कंट्री की बात करूँ तो चाइना। अगर एशिया के बाहर भी कोई बाहर तो सब न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया काफी है, उनके साथ तो कभी खेले नहीं। ये अगर आपने ये जैसा भी नाम लिया चाइना जापान, इन लोग क्यों तगड़े हैं, क्या क्या कारण है? मतलब एक तो चलो मैं समझ सकता हूँ कि हो सकता है वहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज ज़्यादा है। जी, एक्सपोजर बहुत मैटर करते हैं। आप अच्छा। कितने टूर्नामेंट, कितने मैचेस बैक टू बैक खेल रहे हो, वो काफ़ी मैटर करता है। तो जो जापान का कल्चर है और चाइना का कल्चर है, ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग है या बहुत हाइटेड है या फिजिक अच्छी है। हमारे सेम हाइट के हैं, सेम सारी चीज़ें, बट वो बहुत क्विक और अजाइल है। या तो उनका मतलब जीन्स ऐसी है कि वो बहुत ही हर गेम में इतने फास्ट है, अजाइल है, और उनका जो गेम सेंस है, जो एक्सपोजर है, जो एक्सप्लोर करते हैं, वो जो बड़ी बड़ी टीम के साथ मैचेस खेलते हैं, बैक टू बैक टूर्नामेंट्स होते हैं, एंड सपोर्ट है गेम उनके लिए। रग्बी सब कुछ है। हमारे इंडिया में क्या है, रग्बी कुछ नहीं है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, उनको ज़्यादा अप्रोच किया जाता है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ वहाँ है। तो हमारे रग्बी में इंडिया लेवल में तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है अभी। सिर्फ ये हमारे लिए इतना परफेक्ट है क्योंकि हम इतनी ही चीज़ें देख रहे हैं। अगर हमें बाहर कंट्रीज़ के लेवल के हिसाब से सोचे तो अभी हमारे पास कुछ नहीं है। तो बाहर की कंट्रीज में काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती है, इसलिए वो रग्बी इतना ग्रो। उनके शायद ग्राउंड्स बेटर होंगे और ज़्यादा यहाँ फैसिलिटी अच्छी होगी। जी जी, जैसे अगर हम जापान एक्सपोजर के लिए गए थे, तो उनके हाई परफॉर्मेंस सेंटर अलग है, जिम अलग है। आप जिम वर्कआउट किया, भारी प्रोटीन सप्लीमेंट्स पड़े हैं, सारी चीज़ें रखी हैं, प्रोटीन बार्स रखे हैं, हर एक चीज़ है एक प्लेस पे रखी है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। हमारे इंडिया में क्या है, बाहर निकलते पानी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। तो आपको लगता है इंडिया में रग्बी, मुझे नहीं पता क्रिकेट के लेवल तक जितना कब होगा, लगता है कभी कि होगा जिस लेवल पे आज क्रिकेट है इंडिया में, या चलो फुटबॉल भी थोड़ा बहुत है जी जी, बिल्कुल होगा। क्योंकि अब जैसे ही आप लेवल की बात करोगे, जैसे ही बढ़ता है सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ बढ़ रही है। इवन अब जैसे इंडियन क्रिकेट में IPL स्टार्ट हुआ, वैसे हमारे मेन स्ट्रीम रग्बी में RPL स्टार्ट हुआ। तो अभी RPL स्टार्ट होगा 1 जून से। तो जब वहाँ तक RPL तक पहुँच गया तो इंशाल्लाह कि वो बाहर आगे भी काफ़ी ग्रो करेगा। काफ़ी क्लब्स हैं जो हमें स्पॉन्सर्स करते हैं, काफ़ी स्टेट टीम है जो आपस में खेल रही है, क्लब टूर्नामेंट है, वो इनवाइट करते हैं, खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा होगा। बस एक चीज़ की ज़रूरत है कि वो ऐसे टेलीकास्ट नहीं हो रहा है जिस तरीके से क्रिकेट हो रहा है, ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं। जी जी जी, पता नहीं है अभी कि रग्बी है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ये टेलीकास्ट होगा और काफ़ी जगह पे ये चीज़ें दिखाई जाएगी कि रग्बी क्या है, और हमारे इंडिया इस लेवल पे खेल रहे हैं, तो ये काफ़ी ग्रो करेगा। इवन अभी भी बहुत ग्रो कर रहा है। बिल्कुल, जब आपने शुरुआत की उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुका है। विदिन 5 इयर्स इतना ग्रो कर गया कि हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ आपको टाइम टू टाइम मिल रही है। बिल्कुल। और आप इससे अर्निंग भी आपको मिल रही है, आपको एक पहचान मिल रही है। एशियन गेम जैसे मैं बता रही हूँ, पहचान की बात, एशियन गेम के बाद मेरा लाइफस्टाइल चेंज हुआ। मेरी जो फेम है, जो हमें मिलना चाहिए, वो मोस्टली थोड़ी, मतलब 100 में से 20-30% मिला है, इतना नहीं मिला है। जैसे स्टार्टिंग में पता नहीं था रग्बी क्या है, आप कौन हो, मेरा नाम क्या है। तो अभी काफ़ी ऐसे जगह हैं जहाँ मुझे लोग पहचानते हैं, और अब हम इजीली बोल सकते हैं कि आप गूगल कर सकते हो, हमारा नाम आ जाता है, ये आ जाते हैं। तो काफ़ी मीडिया सपोर्ट कर रही है, काफ़ी क्लब्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कोई भी स्पोर्ट्समैन होता है ना, या स्पोर्ट्स पर्सन होता है, उसकी ज़िंदगी में चोट तो एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। खैर आपने ये भी बताया कि आपने ये हमेशा एक मेक श्योर किया है कि आपको ज़्यादा चोट लगे नहीं, पर फिर भी चोट लगती है, और आपको हाल ही में लगी भी थी। जी जी जी। उस टाइम वो दौर क्या था, क्योंकि काफ़ी टाइम आप गेम से दूर रही थी जी। कभी आया मन में कि यार अब पता नहीं इसके बाद खेल पाए नहीं खेल, या वैसे ही खेल, क्योंकि बहुत सारे एथलीट ऐसे हैं चोट लगने के बाद वैसे वापस से रिटर्न नहीं है जैसे पहले नेचुरली थे। जी जी। वो डर आया वापस तो स्टार्टिंग में जैसे इंजरी होती थी, कंकशन, ब्रेन इंजरी है, वो मुझे हुआ है। अच्छा, ब्रेन इंजरी भी हुई है? जी, 1 टाइम मेमोरी लॉस हो जाती है उसमें। अच्छा। कंकशन एक ऐसा है। तो वो जब हुआ था मुझे, तब तो ऐसा हो गया था, वो फर्स्ट टाइम मैंने सुना था, और जब गूगल किया तो मैं तो ऐसे हो गई, अरे मैं एक दिन का भूल गई क्या। फिर मुझे ऐसे रिकॉल करती हूँ कि सच में भूल गई क्या, वो सच में मैं भूल गई हूँ वो वाला पार्ट। आपको अभी भी याद नहीं है? नहीं, मुझे याद नहीं कि वो मैं को लगी कैसे। वो मैं वीडियो देखती हूँ, अच्छा हमारे कुलदीप सर है, वो मुझे उठाकर लेकर जा रहे हैं, और अच्छा मुझे ऐसे ही इस लड़की ने मुझे ऐसे मारा था और मैं गिर गई, क्योंकि जैसे मैं गिरी ये हिस्सा मेरा एकदम जमीन पे लगा और डेड ऐसा हो जाता है, ऑन द स्पॉट आप बेहोश हो जाते हो। तो कंकशन इंजरी हुई है काफ़ी, एंकल, नी,
सर फटा है सब कुछ, वो एक नॉर्मल इंजरी थी। बट सबसे बड़ी इंजरी मुझे ACL इंजरी हुआ। जब मैं एशियन गेम खेलने के बाद वापस आई, हम बहुत खुश थे ऐसे कि हम एशियन गेम खेल रहे हैं, कैप्टनशिप मिली है। और उसके बाद हमारे एसोसिएशन ने एक मूवी प्लान किया था, हम मूवी देखने जा रहे हैं। वहाँ एक कॉल आता है कि कैप्टन और वाइस कैप्टन प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाएंगे दिल्ली में अशोका होटल। जो भी एशियन गेम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडलिस्ट है, वो सब मिलेंगे। तो ऐसे ही हमारी मैनेजर हैं, उन्होंने पूछा कि आपको जाना है? हमने कहा हाँ हाँ, मना कौन करेगा। तो हमारी टिकट विकट हुई, सब कुछ हुआ और हम गए वहाँ पर। 2 या 3 दिन हम रुके, सबसे मिले, सारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन थे सब मिले, सब एक दूसरे से गेट टुगेदर हुआ। हम वापस आए, हमारा एशियन ट्रॉफी का कैंप था। कैंप ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, 2 दिन बचे थे। मैं उसी दिन कोलकाता वापस पहुंची थी, दिल्ली टू कोलकाता ट्रैवल था। मॉर्निंग रेस्ट था, इवनिंग मैंने ट्रेनिंग करा। तो मेरे ऐसे सडन ग्रोइन में पेन हुआ। तो ग्रोइन पेन हुआ, मेरी फिजियो ने बोला कि रेस्ट कर सकते हो। तो मैंने कहा यार 1-2 दिन तो वैसे ही स्किप हो गए ट्रेनिंग के, अच्छा नहीं लगता, ऐसे कोच के साथ इंप्रेशन नहीं अच्छा लगेगा। और एक बार माइंड में ये भी आ सकता है कि कैप्टन बने तो आप ट्रेनिंग भी नहीं करोगे, आता है ये। तो मैंने कहा नहीं मुझे ट्रेनिंग करनी है। मैंने ट्रेनिंग किया, ऐसे ही नॉर्मल हम डिफेंस अटैक की ड्रिल कर रहे थे, 2 वर्सेस 3 ऐसे कोई डिफेंस अटैक था। उसमें मेरा सडनली नी ट्विस्ट हुआ और वो बहुत ही गंदा ट्विस्ट हुआ। ऐसे साउंड आया पॉप का, पूरे ग्राउंड पे सुना होगा वो सब ने, बाहर तक जो भी खड़े थे वहाँ तक ऐसे फटने का आवाज़ आता है ना, वैसे फटा और मैं गिर गई। बस वो 10 मिनट में रोई, मेरी आंखें बंद हुई। मैंने उस 10 मिनट में सोच लिया बेटा तेरी सर्जरी है, क्योंकि वो जिस तरीके से ट्विस्ट हुआ वो डायरेक्ट पता चल गया कि आपकी अब सर्जरी ही होगी। वो 10 मिनट में मैंने बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में वो थॉट्स लाए कि मेरा करियर ख़त्म, अभी तो मेरे को कैप्टनशिप मिली थी, अभी मैंने एशियन गेम रिप्रेजेंट किया, 3 दिन बाद एशियन ट्रॉफी खेलना है, फिर ओलंपिक क्वालिफायर खेलना है, बैक टू बैक 3 गेम, फिर नेशनल गेम है और सारे टूर्नामेंट काफ़ी अच्छे लेवल के, बड़े लेवल के, बहुत बड़े लेवल के। और एकदम से मेरे दिमाग में वो 10 मिनट मेरी आंख बंद में मैंने सारी चीज़ें सोच ली कि सर्जरी होगी, तुझे कोई बात नहीं, सर्जरी होगी, यही टूर्नामेंट में तुझे कम बैक करना है, सेम टूर्नामेंट में। सारी चीज़ें हुई, सब कुछ हुआ, बुरा लगा, ऑब्वियसली बुरा लगेगा कि आप एक अच्छे फॉर्म में चल रहे हो, सडन आपकी इंजरी हो गई और काफ़ी टूर्नामेंट आपने छोड़ने पड़ेंगे। मैं घर गई, घर जाने के बाद मैं प्रे करती थी प्लीज़ डॉक्टर मुझे ये ना बोले कि आपकी सर्जरी है। मैं 3 महीने अकेले घर से बिना बताए कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं, मैं हर एक डॉक्टर के पास गई, बड़े से बड़ा, छोटे से बड़ा, छोटे से छोटा। मैंने राहुल सर को फ़ोन किया, उन्होंने डॉक्टर रिकमेंड किया, मेरी फिजियो ने डॉक्टर रिकमेंड किया, मैंने खुद सर्च की। राहुल एज इन राहुल बोस? जी, राहुल बोस सर, और वो हमारे प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें मतलब हेल्प करी। मैं डॉक्टर के पास गए, अकेले गई, मम्मी बोलती थी मैं चलती हूँ, मैंने कहा नहीं आप रुको, मैं खुद देख लूँगी। पैसे नहीं होते थे इतने कि 1000 रुपये उनके कंसल्टेशन फ़ीस दो, 2000, 1500। तो रग्बी इंडिया ने मेरी बहुत हेल्प करी इस चीज़ में। मेरा जो भी रिहैब है, मेरा जो भी खर्चा है, मेरा 1 रुपये भी नहीं गया है, रग्बी इंडिया ने सारी चीज़ें पे करी है। तो 3 महीने मैं अंडर रिहैब में रही, प्री रिहैब सर्जरी के बाद, सर्जरी से पहले, सर्जरी के पहले 3 महीने। तो अक्टूबर में लगी थी। तो ये 3 महीने प्रैक्टिस और कुछ नहीं, मैं चल नहीं सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। घर आई, घर आके मैंने पहले ही मैसेज कर दिया था गाइज मुझे लग गई है, प्लीज़ पैनिक मत होना और कोई सवाल मत। कौन कॉल किया सबको? हाँ, मैसेज ग्रुप है हमारा, हम 5 हम 7 है करके। अच्छा। एक मैसेज का व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, मैंने वहाँ मैसेज कर दिया, अपने रिपोर्ट भेज दी कि प्लीज़ फ़ोन मत करना, मैसेज मत करना, मैं ठीक हूँ, मुझे लग गई है, मैं घर वापस आ रही हूँ, घर आके मुझसे क्वेश्चन मत करना कुछ। मैंने उन्हें पहले बता दिया। वो घर आके ऐसे हो गए कि घर पे पता नहीं कौन आया है, ऐसे मुझे अवॉइड, वैसे इग्नोर कर रहे हैं कि क्या क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद ये डर जाए या चिल्ला दे या कुछ कर दे, क्योंकि मैं मूड में नहीं थी, अपने सैड तो थी मैं। डरते हैं क्या आपसे सब लोग घर में? हाँ, वो मेरे को घर, जैसे मैं टूर्नामेंट जाती हूँ ना, जाने के 1 हफ्ते तक मैं बहुत कम बात करती हूँ घर में। वो फिर एटमॉस्फेयर चेंज होता है, चीज़ें चेंज होती है, ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है ऐसा। तो डरते वैसे वे में कि शायद बोल दे कुछ। तो मैं गई, 3 महीने मैं रिहैब में थी। 3 महीने हुआ, जैसी मेरी रनिंग स्टार्ट थी प्री रिहैब के बाद, मेरा नी दोबारा ट्विस्ट हुआ। सेम पेन, सेम साउंड, सब कुछ सेम।
जैसी रनिंग अगले दिन स्टार्ट थी, एक दिन पहले दोबारा प्री रिहैब करते करते नी ट्विस्ट हुआ। मैंने MRI कराया, मेरा ACL पार्शियल टीयर था पहले, फिर फुल टीयर हो गया। फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, सर्जरी। मैं गई डॉक्टर चौधरी के पास, दीपक चौधरी मैक्स में। वहाँ गई, मैंने अपने फिजियो से बात किया कि मेरा इंश्योरेंस निकाल दो, सर्जरी लास्ट ऑप्शन है अब। और जो भी मेरे डॉक्टर थे, उन्होंने अपने बाहर के डॉक्टर्स थे, उनसे पूछा, उन्होंने बोला एज सून एज पॉसिबल आप सर्जरी बोल दो, रिकमेंड कर दी। सर्जरी हुई, बहुत ऐसे 3 महीने वेस्ट हुए मेरे। वेस्ट नहीं, मेरा ये था कि मैंने प्री रिहैब किया हुआ था, तो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था कि मेरी सर्जरी में बहुत हेल्प करी उस प्री रिहैब ने। थोड़ा वो हील हो गया मेरे। हाँ जी, काफी रिकवर हुआ और मसल काफी अच्छे बन गए थे, सब कुछ हो गया था सर्जरी के टाइम पे। फिर सर्जरी कराने गई, सब कुछ हुआ। फिर मेरे दिमाग में ये आया कि तब तक ठीक लगता है जब तक आप अकेले हो। फिर आप सोशल मीडिया वापस देखते हो, आपकी रग्बी इंडिया इतने पोस्ट कर रही है, जापान टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं और फिर गोवा टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, जापान क्वालिफायर है, गोवा नेशनल है। बहुत ऐसे खुद को बहुत कंट्रोल किया। फिर ग्रुप में फोटोज आती है जर्सी के साथ कि आपकी जर्सी किसी और प्लेयर को दी गई है, और वो फोटो देख के मैं रोना शुरू कर दिया कि अरे यार मैं होती, क्यों मैं उस दिन प्रैक्टिस कर गई। मैं अपने आप को फिर ऐसे बोलती गई कि क्यों मैंने उस दिन प्रैक्टिस किया, मैं नहीं जाती तो नहीं होता, ब्लेम किया। फिर कुछ नहीं, फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि बेटा 3 महीने हो, 6 महीने हो, 7 महीने हो, जिस टूर्नामेंट में आपको जहाँ चोट लगी है आपको वहाँ कम बैक करना है। सेम टूर्नामेंट आया, सेम डेट को, सेम मंथ में, फिर मैंने खेला। उसमें भी कितने टाइम बाद? 6 महीने बाद, 6 या 7 महीने बाद। 7 महीने आपने गेम कंप्लीट बाद? 6 मंथ में कैंप में वापस आ गई थी रिटर्न। 7th मंथ में मेरा सिलेक्शन हो गया था। नॉर्मली कितना टाइम लगता है? 1 साल। और वो आपने 6 महीने में कर दिया? जी, बोलते ना ऐसे जिद थी कि मुझे वो वापस, क्योंकि वो 10 मिनट मेरे रोने के जो मैंने थॉट्स लाए, उसमें मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे कोई भी सिचुएशन कैसी भी हो, मुझे वो कम बैक करना है। तो ऐसे सिलेक्शन होने थे, 15 लोग जापान के लिए सिलेक्ट हुए, मेरा सिलेक्शन हुआ। और काफ़ी उस टाइम पे ये फील हुआ कि मैं शायद इंजरी है मुझे और इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फील होता है, आप चाहे आप रिकवर कर जाओ, बट जब आपके पास टैग मिल जाता है ना कि आप इंजर्ड हो और ऐसी इंजरी जो इसमें सर्जरी हुई है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है उसको वापस प्रूव करने के लिए कि नहीं हम नॉर्मल है या बैक टू नॉर्मल हम आ गए हैं। और ऐसा नहीं था, मैंने फिटनेस भी अच्छा किया और सिलेक्शन के लिए काफ़ी अच्छे मैचेस खेले और काफ़ी लोग इम्प्रेस भी हुए। हमारे खुद के क्लब एज अ असिस्टेंट कोच आ रखे थे 1-2 प्लेयर, उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि नहीं, बैक टू अगर आप फील्ड पे आ रहे हो आफ्टर इंजरी, उस हिसाब से आपने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन उस एक्सपोजर टूर के लिए नहीं हुआ। फिर दूसरे सर का फ़ोन आता, काफ़ी प्लेयर्स के फ़ोन आते, काफ़ी हमारे कोचेस रहे हैं जो, उन सब के फ़ोन आते कि आपका एक्सपोजर के लिए क्यों नहीं हुआ, क्या बात हो गई। फिर उन्होंने समझाया कि आप चिंता क्यों कर रहे हो। सेम मैसेज मैंने सबको किया कि डोंट वरी, 10 दिन दो, क्योंकि 10 दिन का डिफरेंस था एक्सपोजर और मेन टूर्नामेंट के लिए। फिर जो भी मुझको ऐसे कमी लगी कि मेरा शायद पासिंग का प्रॉब्लम था, फिटनेस का प्रॉब्लम था, हमारे जो असिस्टेंट कोच थे कियानो सर, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। काफ़ी बॉल लाकर, ऐसे बॉल जो हम इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर सकते हैं, रूम में जाके सर्कल बनाकर उसको पॉइंट आउट करके मैंने बॉल फेंकना शुरू किया, थ्रो किया। डायरी में, हर एक डायरी भी मेरे पास रखी है, उसमें नोट्स लिखने लगी वो 10 दिन की, मैं सिलेक्ट होकर रहूंगी, वो 12 प्लेयर में मेरा नाम आएगा, रोज आई कैन, आई विल, आई डू, सारी चीजें मैंने लिखी। तो मैं रोज डायरी लिखती थी, उस बॉल के साथ मैं सोती थी। वो सिंगल बेड, क्योंकि सब प्लेयर्स चले गए थे एक्सपोजर के लिए, मैं अकेले रूम पे थी। हम 5 जने रुके हुए थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, वो रखे थे कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में हम सिलेक्ट कर लेंगे, जो मेन टूर्नामेंट था। वो बॉल के साथ 11-11 बजे तक वो नीचे हमारी साइकोलॉजी मैम रहती थी, ऊपर मैं बॉल के साथ थ्रो कर रही हूँ और धक 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 आवाज़ आ रही है, पर वो भी क्या करे, वो समझती कि हाँ इसलिए इसको करना है। तो फिर उसके साथ सोना, उठना, बैठना बॉल के साथ, क्योंकि शायद मेरे पासिंग में प्रॉब्लम थी। मैंने उसको फिगर आउट किया, पासिंग करी, सब कुछ किया। 10 दिन बाद जब हमारे मेन टीम आ गई, कोचेस आ गए, फिर से 4-5 दिन बचे थे। उस 4-5 दिन में वो अलग ही फील था, अलग ही फिटनेस लेवल, अलग ही एक सारी चीज़ें करी मैंने, और फिर मैं सिलेक्ट हो गई। तो
जी सेम दिन जहाँ पे जी जिस जहाँ मुझे लगी थी, सेम उसी दिन। टूर्नामेंट, सेम सारी चीजें, वो 10 दिन के बीच में मैंने खूब मेहनत करी। 10 दिन मैंने दिन रात एक कर दिए, सोचने में मजबूर, हर एक चीज मजबूर, डायरी लिखना, बॉल के साथ सोना, सारी एक चीजें जो मैंने कभी नहीं करी। इतनी सीरियस मैं कभी नहीं हुई गेम को लेकर। बस मुझे ये था कि मुझे ARST के लिए दोबारा से खेलना है। मैं ये एक्सक्यूज नहीं देना चाहती थी कि आपका सिलेक्शन इंजरी की वजह से नहीं हुआ। तो मैंने वापस किया, बहुत लोग खुश हुए, बहुत ही ज़्यादा। वही सेम मैसेज वापस आए, हमें पता था कि तो कर लेगी, और मुझे भी पता था कि मैं कर लूँगी। तो वो मोमेंट मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। सिर्फ मुझे सिलेक्ट नहीं होना था, मुझे खेलना था, बिल्कुल वापस से प्रूव करना था कि इंजरी के बाद काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता, ये कहकर कि आप अनफिट हो, या आप इंजर्ड हो, उस लेवल पे परफॉर्म उस नहीं लेवल कर पे नहीं कर पाओगे। और टूर्नामेंट के बीच में भी काफी चीजें ऐसी हुई कि 1 मैचेस, 2 मैचेस, 3 मैचेस मुझे खेलने को नहीं मिले। कोचेस कहते थे कि मैं आपको फाइनल मैच में देखना चाहता हूँ, फाइनल मैच खेलना चाहती हूँ। फाइनल के बाद तो आपको घर ही आना है ना, आप फर्स्ट मैच में इंजर्ड हो जाओगे तो फिर दूसरा तीसरा कौन संभालेगा। फिर फाइनल मैच मुझे मिला, मैंने फाइनल मैच पूरा ऑलमोस्ट खेला और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। कोच भी काफ़ी अच्छे इंप्रेस हुए, और जो मेरा फोर्टे था जैकल का, टैकल का, वो मैंने काफ़ी अच्छे से किया। डिफेंस जो मेरा गेम का एक अच्छे लेवल पे, अगर मैं कहूँ कि मैं एक अच्छी डिफेंडर प्लेयर हूँ, डिफेंसिव प्लेयर हूँ, तो वो मैंने काफ़ी अच्छे से किया। और फिर दिल्ली हैरिकेन्स में वापस आने के बाद काफ़ी सपोर्ट किया उन्होंने, काफ़ी तारीफ़ें करी कि कमबैक बहुत अच्छा था, ऐसा कमबैक कभी नहीं देखा। अब मुझे ये फील होता है कि कोई इंजरी होती है ना किसी को, तो वो मैं रिलेट करती हूँ खुद से। तो मैं चाहती हूँ कि किसी को ऐसी इंजरी ना हो और कोई इस तरीके से फील ना करे। तो जब भी कोई मैं देखती हूँ कि यार इंस्टाग्राम में जो हमारे रग्बी के इंजरी हो गई है, तो मैं उन्हें मैसेज कर देती हूँ कि जो भी हेल्प मुझसे बन जाएगी या बन पाएगी मैं करूँगी। अगर आपको रिकवरी प्लान चाहिए या कुछ किया है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करना एनी टाइम, कॉल, मैसेज, कुछ भी। तो मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने फील करी है, फेस किया है, वो कोई ना करे। बट एक चीज़ हो रहा है कि जो मेरा जर्नी था वो बहुत ही मैंने उसको पॉजिटिवली इंजॉय किया। तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे 6 महीने बहुत बुरे गए या मैंने बहुत, दिमाग का गेम हाँ, है। सब अगर आप mentally। मेंटली अगर आप गिव अप कर देते तो फिर वहीं खत्म हो जाता। आपने जो गिव अप नहीं किया, जैसे कि रोज डायरी में खुद के लिए जी, सेल्फ बिल्कुल, नोट रखना जी। कि मैं आई विल बी बैक, आई वोंट गिव अप, Yes। बहुत ज्यादा दिमाग का गेम है ये। जी। मुझे एक बात बताओ, मेरे ना एकदम फिल्मी क्वेश्चन है। हम लोग ने ना चक दे इंडिया देखी थी, ठीक है, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। जी। चक दे इंडिया में एक वो कोई एक सीन होता है जहाँ पे वो बोलते हैं कि जब लड़कियां खेलने जाती है तो पीछे मैदान जो है वो रामलीला वालों को दे दिया जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि स्टार्टिंग में कोई ज्यादा सीरियस नहीं, क्योंकि रग्बी इतना नहीं था पॉपुलर गेम, अब धीरे धीरे रग्बी को लेके थोड़े लोग ज्यादा जागरूक हो रहे हैं, पहले नहीं था। ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आप प्रैक्टिस में पहुंच गए, ग्राउंड ही नहीं है? नहीं, ऐसा जैसे इंडिया लेवल पे तो नहीं हुआ है, बट जैसे कैंप की बात करें या अपने क्लब की बात करें, तो हमारे क्लब में जैसे पेड है ग्राउंड, हम पैसे खरीद के लेते हैं। हम 3,000 7,000 ऐसा पे करते हैं, 1 घंटे के, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे के। तो जो DDA वाले हैं वो 1 घंटे 1.5 घंटे बाद हमें भगा देते हैं, टाइम आउट, चलो चलो, वो एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं देते। और इवन इतना बुरा हाल है कि हम खुद की ट्रेनिंग करने वीकडेज में भी नहीं जा सकते, पैसे दो, सब कुछ करो, वो किसी और, वो बाहर के लोग आकर उसमें खेल रहे हैं, कभी पार्टी थ्रो कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, पर स्पोर्ट्स के लिए आप पैसे दे रहे हो। तो वो चीज़ हुई पर है। अब ये चेंज हो रही है चीजें? हाँ, अभी चेंज हो रही है, थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है इस लेवल पे, पर इंडिया लेवल पे नहीं हुआ है ये, क्योंकि उनका तो अलग ही चीज़ें थे। पर स्टेट लेवल पे वहाँ गाय चल रही है, सब कुछ चल रही है, लोग वो कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ। तो मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हमने फेस करी हैं। वहाँ पार्टी हो रही है, लोग अपने बच्चे घुमा रहे हैं, हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, बच्चे बीच में आ रहे हैं, सब कुछ। आप डांस करते हो तो आई एम श्योर आपने हिंदी फिल्म तो बहुत देखी होंगी, डांस का वो शौक था, एक टाइम तक तो देखी होंगी। हाँ जी, देखी है, बट ऐसे मुझे गाने और हिंदी मूवी नाम कभी याद नहीं हुए, कभी भी नहीं है? हाँ, तो ही मूवीज देखी है काफी, पर कोई फेवरेट नहीं रही। फेवरेट मत पूछना, फेवरेट नहीं है। बट मुझे अक्षय कुमार पसंद है। अक्षय कुमार, हाँ। और अगर हीरोइन में बात करें तो मुझे तापसी पसंद है, तापसी बानू कुछ इसका नाम है। बिल्कुल। वो और सानिया मल्होत्रा, क्योंकि वो मेरे जैसी दिखती है। ये आपको किसने बोला है कि आप खुद मानते हो? कॉम्प्लीमेंट दिया है इसके। किसने? दोस्तों ने दिया है। घर वालों ने? ये वो दंगल मूवी जब थी ना, हाँ, दंगल मूवी, उसमें जब सानिया मल्होत्रा दिखती थी, तो मतलब मुझे बाहर भी अगर मैं किसी से रैंडम मिलती हूँ, ऑटो में बैठती हूँ, कैब में बैठती हूँ,
तो वो बोलते हैं मैडम आप दंगल मूवी के जैसे दिखते हो, ऐसे मुझे वो बोलते, ऐसे अभी तो मैंने बार बार ऐसे किया ना, जब मैं ऐसे बर्न वन बनाती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं ऐसे। तो मेरे 2-3 फ्रेंड तो ऐसे मर्ज करके फोटो कि देख तू उसके जैसे दिख रही है, ऐसे कर्ली है, ऐसे रहना वहना, वो ऐसे मुझे दंगल मूवी जैसा आपने भी कभी दिमाग में आया कि जैसे उसमें था कि हमारी छोरियां छोरों से, आपके दिमाग में ये कभी आया कि जिन्होंने भी मेरे पे सवाल उठाए थे कि लड़कियां नहीं कर सकती, अब तो मैं प्रूव करके रहूंगी? जी बिल्कुल, जैसे हमारे तो क्लब में ऐसा होता था, हमारे लड़के हमें इतना ऐसे टॉर्चर करते थे, हमारे साथ खेलते नहीं थे, ये कह के कि लड़कियां हैं पकड़ती नहीं है बॉल, ये डिफेंस छोड़ देगी, ये कर देगी, बहुत गुस्सा आता था। मतलब हमसे जूनियर है, आपने अच्छा क्या खेल लिया तो आप हमें ऐसे बोलोगे। जब तक मैंने इंडिया नहीं खेला था तब तक वो ऐसे बोलते थे, अरे इन दीदी के साथ नहीं खेलेंगे, इन लड़कियों के साथ नहीं खेलेंगे, इन्हें बॉल पकड़ना नहीं आता, ये भक्ति भी नहीं है, कुछ भी नहीं करती। बट ये सब चेंज हुआ जब आपने इंडिया खेला, वो रिस्पेक्ट मिली, कमाई, तब वो कहते दीदी आप हमारी टीम में आ जाओ। अब आंख बंद कहते, मेरी फ्रेंड है शिखा, आंख बंद कर कहते हैं कि शिखा शीतल दीदी आप आ जाओ हमारी टीम में। मैंने कहा अच्छा तुम तो कल भगा रहे थे, वही लड़के जो हमें कल भगा रहे थे वो आज हमारे साथ खेलते। तो ऐसा होता है काफी ग्राउंड पे, हमारे सीनियर है वो कहते थे हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, इन्हें खेलना नहीं आता, ऐसे मुंह पे बोल देते थे खेलना नहीं आता। अब वो सीनियर कुछ नहीं खेलते, अब हम कंटिन्यू वो रग्बी खेल रहे, तो वो चीज़ हमें पसंद आती है, देख लो हम ये तो होता ही है, एक बार आप अगर कुछ कर ले तो आप रिस्पेक्ट कमा लेते हो लोगों, ये बात तो बिल्कुल सही। ऐसे घर पे जैसे आंटियां वंटियां भी बोलती थी सुबह 6 बजे 4 बजे निकल जाते हैं, ऐसे क्या करते हैं क्या नहीं, फिर हम टूर्नामेंट जीत कर आ रहे हैं और ट्रॉफी वॉफी लेके आते हैं, तो वही कहते हैं देखो इन बच्चों को वर्ल्ड कप जीत के ला रहे हैं, वर्ल्ड कप ला रहे थे, ट्रॉफी आती है, तो ऐसे कान में सुनने को मिलता है, देखो आंटी इसलिए मैं 6 बजे जाती हूँ। शीतल जी, मैं ना हुपी माझी जी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने बोला था कि उनका बचपन से एक ड्रीम था कि उनको फ्लाइट में, एरोप्लेन में बैठना था, और वो रग्बी के कारण उनका पूरा हो गया। तो आपका भी ऐसा कोई ड्रीम था जो रग्बी के कारण पूरा हो गया? जी, मेरा स्टार्टिंग से ये ड्रीम था कि मुझे बाहर रहना है, बाहर जाना है, हर स्टेट हर कंट्री ऐसा घूमना है। तो रग्बी में काफ़ी मुझे ये चीज़ें मिली है। और दूसरा ड्रीम ये था कि मुझे अपनी मम्मी को फ्लाइट में बिठाना है। तो मेरे करने से पहले रग्बी इंडिया ने ये पूरा कर दिया, रग्बी की वजह से मेरी मम्मी फ्लाइट में बैठी। तो एक ऐसा सीन था कि हम लोग का टूर्नामेंट था जकार्ता में, ARST, तो हम 12 प्लेयर्स सेलेक्ट हुए। 12 प्लेयर्स सेलेक्ट होने के बाद हमारे फैमिली मेंबर को रग्बी इंडिया की तरफ से फ़ोन गया कि आपके बच्चे सिलेक्ट हो गए 10 दिन पहले, कि आपके बच्चे सिलेक्ट हो गए हैं और आपको सरप्राइज देने के लिए उन्हें आना है। और ये बात हमें नहीं पता है, 10 दिन पहले हमारा सिलेक्शन भी हो गया है, हमें नहीं पता, हमारे घर वालों को पता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, आपसे पहले घर वालों को बता दिया कि आप सिलेक्ट हो गए हो? जो प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं उनके फैमिली मेंबर को फोन गया है। तो हम 12 जो लोग थे, फीमेल 12 मैन 12, तो उनके हर एक मैं फैमिली मेंबर में फ़ोन किया। और मेरी दीदी मम्मी ऐसे पूछती, हाँ कैसे चल रहा है कैंप, क्या लग रहा है सिलेक्शन है, तेरा तो हो जाएगा। ये उन लोग ये ऐसे मुझे मतलब वैसे बोलते थे कि तेरा तो हो जाएगा। मैं कहा पता नहीं, देखते हैं, अब इतना तो हम कॉन्फिडेंस नहीं है कि हो जाएगा हो जाएगा। तो कहता चलो ठीक है मिलते हैं जल्दी। मैं कहा मिलते हैं जल्दी? मैं कहा हाँ घर आऊँगी। तो ऐसा सीन था। तो मम्मी आई जिस दिन हमारा सिलेक्शन वो होना था सिलेक्शन। तो सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पर सब मीडिया बैठे हैं, हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं, सारे प्लेयर्स बैठे हैं, और वहाँ पर अनाउंस होते हैं कि ये प्लेयर इस नंबर की जर्सी से सिलेक्ट हो गया है। उनके पेरेंट्स, दरवाज़ा खुलता है, उनके पेरेंट्स आते हैं जर्सी के साथ। तो जैसे जैसे प्लेयर का नाम लेते गए, उनके पेरेंट्स उनकी जर्सी लाते गए, नाम अनाउंस हुआ, फोटो शूट हुआ, सब कुछ हुआ। जर्सी आपने मतलब अपने जो भी पेरेंट्स उनके हाथों से आपको जर्सी दी? हाँ जी, पहले ही जर्सी दे दिया, पहले ही सब बता दिया कि आपके बच्चे सिलेक्ट हो गए, ये प्लेयर सिलेक्ट हो गया। तो वो गए जर्सी लेके आए। जैसे मेरी मम्मी लेकर आती, मैं बैठी हुई थी, मैं भगते हुए मम्मी के पास गई, हग किया, मेरी मम्मी वहाँ रोने लग गई। वो मेरी मम्मी के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था कि मेरी बेटी की वजह से मैं फ़्लाइट में ट्रैवल करके उड़ीसा अपनी बेटी की जर्सी लेकर आ रही हूँ। तो मेरी मम्मी ने जर्सी दिया, शूट हुआ, सब कुछ हुआ। और 10 दिन पहले ही मेरी मम्मी सोई नहीं है ये सोचकर कि मेरे को फ़्लाइट में बैठना है। वो एक्साइटेड, नर्वस, सारी फीलिंग थी, वो एकदम इमोशनल, सारी मिक्स थी। और आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकती? वो शेयर भी नहीं कर सकती जी, बिल्कुल भी। बात करती थी डेली, बट उनके बातों से मुझे ऐसा होता था कि इतना क्यों पूछ रहे हैं, आज तक नहीं पूछा। और मेरे अंदर ये था कि मैं जब भी टूर्नामेंट या बाहर जाती हूँ, मैं खुद से अपने घर वालों को कभी फ़ोन नहीं करती, कभी भी नहीं। उनका अगर महीने में एक आध बार फ़ोन आ गया, उन्हें ही पता कि बिजी रहती है, कर लेगी, मैं नहीं करती हूँ। एक इमोशंस रहते हैं ना कि घर में कि मम्मी कैसे हो, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैं बात ही नहीं करती अपना एक अलग से।
तो मम्मी फ़ोन करती, मम्मी ने उस हफ्ते में 2-4 बार फ़ोन कर दिया। मैं कहती पता नहीं क्यों कर रही हैं। तो ऐसा होता था जैसे कुछ प्लेयर सेलेक्ट होते थे फ़ोटो शूट के लिए, जो फ़ोटो शूट होता था, तो हमें लगता था कि शायद कुछ बच्चे की मम्मी सेलेक्ट, मतलब कुछ प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं जिनके पेरेंट्स आएंगे, मम्मी आएगी। हमें ये नहीं पता था कि पूरे ही प्लेयर्स के मम्मी आ रही हैं या पापा आ रहे हैं, जो भी भाई बहन आ रहा है। तो वो मोमेंट था, प्लेयर बैठा है, प्लेयर के साथ में उनके पेरेंट्स बैठे हैं, एक चेयर पेरेंट्स की, एक चेयर प्लेयर की। वहीं पर हम गेट टुगेदर हो रहा है, डिनर हो रहा है, पेरेंट्स आ रहे आप भी हैं, रोए मिल उस रहे हैं, दिन? सब रोए, सब बहुत रो रहे, सब आंसू बाहर। इतना जिंदगी में कोई नहीं रोया। फोटोशूट में आंसू बह रहे हैं। सब वो इमोशनल ऐसे हो गए, माइक दे रहे हैं कि आप कुछ कहना चाहते हो, वो रो रहे हैं, वैसे रो रहे हैं। मतलब वो बहुत ही प्यारा मोमेंट था। घर में आने के बाद 1.5-2 महीने मेरे मम्मी ने जो सबको बताया कि मैं तो फ्लाइट में बैठी थी, उड़ीसा गई थी, मेरे बच्ची ने मुझे बिठा दिया, वो ड्रीम पूरा हो गया। अब मतलब मेरा ये पर्सनली ड्रीम है कि मैं खुद के पैसों से या तो मम्मी को ऐसे बाहर कंट्री में घुमाऊं। स्टेट तो मम्मी ने चलो ले ही लिया, घूम ली, तो मेरा ये है कि मैं थोड़े ऐसे पैसे जमा करूं और अपनी मम्मी को घुमाऊं। अभी थोड़े देर पहले आपने मुझे ये बताया कि आपने जब से स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया है, आपने पराठे नहीं खाए हैं जी और कुछ ऐसा पूरियाँ वगैरह कुछ नहीं खाई है। जी। कितने साल हो गए? जी 12-13 साल। जैसे मुझे वैसे टोटल रग्बी खेलते तो 9-10 साल हो गए और स्पोर्ट्स पूरा करते हुए 12-13 साल हो गए। आपने 12-13 सालों से? नहीं, ऐसा पूरी सब्जी रोटी नहीं, रोटी मैं खाती हूँ, पराठा जैसे अगर आप बोलोगे तो मैंने इन 12 साल में 1 या 2 बार पराठा खाया है मुश्किल से। और आप दिल्ली से हैं? और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं और पराठे नहीं खा रही है, बताइए। जी, और मैं जैसे दिल्ली है पराठे वाली गली, दिल्ली में खाने चांदनी चौक मैं गई भी अपने पूरे लाइफ करियर में 2 या 3 बार बस। आई थिंक उनके लिए बड़ी बात है जो मतलब स्पोर्ट्स वगैरह खेलना चाहते हैं, जो भी सीख रहे हैं, आ रहे हैं, तो छोटे छोटे लेवल पे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। जी जैसे हमने सुना है कि चलो विराट कोहली नहीं खा रहे हैं या मेसी बहुत सारी चीज़ें गिव अप करके बैठे, छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं सिर्फ आपके स्पोर्ट के लिए, जी। ताकि वो फिटनेस लेवल उतनी बरकरार रहे। सिर्फ फिटनेस नहीं, हमें काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। फैमिली टाइम स्पेंड जो है वो सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। फंक्शन जो भी हैं, मैं काफ़ी फेस्टिवल तो अपने घर वालों के साथ मनाती ही नहीं, मैं ज़्यादातर बाहर कैंप में होती हूँ। होली, दिवाली, रक्षाबंधन मैंने बहुत ही कम मनाया जब से मैं स्पोर्ट्स में हूँ। तो वो फ़ोन में ऑनलाइन ही चलते हैं हमारे, ऑनलाइन हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और काफ़ी चीज़ें हम सेक्रीफाइस करते हैं। क्रेडिट शायद फैमिली को भी जाता है कि वो भी बेचारे उतना, जी जी, आई एम श्योर मम्मी इमोशनल होती होंगी कोई भी त्योहार में, अगर हम घर पे नहीं है तो मम्मी भी थोड़ी इमोशनल होती होंगी, पर उनका भी वो है। जी, जैसे रक्षाबंधन में सारी बहनें अवेलेबल होती है, मैं नहीं रहती, आप नहीं रहते। मेरे भाई कहता है अरे यार तू नहीं है, वो ऑनलाइन पैसे भेज देते हैं, ले रक्षाबंधन के पैसे गिफ्ट मिल जाता है मुझको। और मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, तो बहुत चीज़ें हैं। तो वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स लाइफ है, तो आप अपने फोकस सिर्फ करियर पे कर सकते हो, बाकी चीज़ें तो अवॉइड है। मैं इसीलिए मैं कभी भी ना स्पोर्ट्स पर्सन को ही मिलके ज़्यादा खुश होता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर कोई असली में रियल हीरो है तो या तो स्पोर्ट्स पर्सन है या हमारे जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले हैं, क्योंकि ये सबकी अपनी मेहनत है। उन लोग तो देश के लिए गलत काम कर रहे हैं, पर स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है ना, वो सही में अपनी मेहनत से ही उसको फल मिलता है। कोई सिफारिश नहीं है, कोई किसी की हाउजूरी नहीं है, आपने अगर मेहनत की तो आपको उसका फल मिलेगा। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन को, मैं बहुत खुश होता हूँ किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से मिलके। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, एंड हम सब की तरफ से ऑल द बेस्ट। आपका एक टूर्नामेंट आ रहा है, अपकमिंग टूर्नामेंट है जुलाई में, जून जुलाई में, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड अब ऐसे ही आगे बढ़िए, मम्मी को बाहर देशों में घुमाइए और इंडिया का नाम और ज़्यादा प्राउड कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड फील कर रहा हूँ, और उसका रीज़न ये है कि मैं पर्सनली थोड़ा सा मैं स्पोर्ट्स पर्सन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता भी हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने एपिसोड में कहा, इन लोग बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और सिर्फ अपनी मेहनत के दम पर ही अपना मुकाम हासिल करते हैं। कोई सिफारिश नहीं है, किसी की जी हजूरी नहीं है। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ ऐसे लोगों से मिलके। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस पूरे एपिसोड में एक संदेशा था कि मेंटल गेम है। आप अगर मेंटली स्ट्रांग है ना लाइफ में, तो आप कोई भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं। तो आई एम होपिंग आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो, और फिर से बड़ी ही बेशर्मी के साथ बोलूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू द ट्राइबल बॉक्स। थैंक यू सो मच।